हम सबको पब्लिक सेलिब्रेशंस में जाना बहुत पसंद है ना? चाहे कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हो या फिर कोई त्योहार। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन बड़े बड़े आयोजनों के पीछे की दुनिया कितनी उलझी हुई और रहस्यमयी हो सकती है? आज हम इन्हीं उत्सवों के कुछ ऐसे ही छिपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए। शहर से मिलने वाली परमिशंस, एक हजारों साल पुरानी कहानी और एक साइंस लैब, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग अलग चीजें लगती हैं, सही कहा ना? पर यकीन मानिए, ये तीनों एक ही धागे से जुड़ी हैं। चलिए इसी अनोखे कनेक्शन की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के ज़माने की, यानी कि एक मॉडर्न रिचुअल की। देखते हैं कि आज के टाइम में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल काम हो गया है। आजकल कोई भी पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज करना किसी भूल भुलैया को पार करने जैसा है। मतलब इतने नियम, इतने कानून। मिसाल के तौर पर सिर्फ टोरंटो शहर के गाइड को ही देख लीजिए। ये कागजी कार्रवाई का एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी उलझ जाए। शराब परोसने की इजाज़त, कचरा कैसे मैनेज होगा उसकी प्लानिंग, पुलिस का बंदोबस्त, स्टेज बनाने की परमिशन, अरे ये लिस्ट तो चलती ही जाएगी। मतलब एक त्योहार को मनाने के लिए इतनी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है कि वो खुद में ही एक मॉडर्न जमाने का अनुष्ठान बन गया है। और सिर्फ एक परमिशन को देखिए, मतलब सिर्फ सड़क बंद करवाने की परमिशन, इसके लिए कितना टाइम लगता है। अगर कोई एक्सप्रेसवे बंद करवाना है तो पूरे 52 हफ्ते, यानी कि 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है। सोचिए कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये पूरी प्रक्रिया। तो ये तो हो गई आज के जमाने की बात। अब इन सब नियमों को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं और इन उत्सवों की क्यों को समझते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा हजारों साल पीछे, होली की एक बहुत ही पुरानी कहानी में। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी राजा हिरण्यकशिपु से। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसे मारना लगभग नामुमकिन था, और इसी शक्ति के नशे में वो चाहता था कि दुनिया का हर इंसान बस उसी की पूजा करे, उसे ही भगवान माने। लेकिन उसका अपना ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने साफ साफ अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया, और बस प्रहलाद की यही अटूट भक्ति इस कहानी के सबसे बड़े टकराव की वजह बनी। अपने ही बेटे के इस रवैये से हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को मारने की न जाने कितनी कोशिशें की, पर हर बार वो किसी न किसी तरह बच जाता। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को एक वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, तो प्लान ये बना कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। लेकिन जब ये साजिश भी फेल होने लगी तो हिरण्यकशिपु ने गुस्से और हताशा में प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? ये सवाल उसके घमंड का, उसकी हार का प्रतीक है, जो कहानी के क्लाइमेक्स से ठीक पहले आता है। लेकिन देखिए, हुआ ठीक इसका उल्टा। होलिका का वरदान उसकी बुरी नीयत की वजह से काम नहीं आया और वो खुद उस आग में जल गई, जबकि प्रहलाद अपनी भक्ति की शक्ति से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। और आज भी हर साल जो होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है, वो इसी घटना का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का। चलिए अब कहानी से निकलते हैं और विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये जो अनुष्ठान है, ये जो आग है, इसका असर सिर्फ सिंबॉलिक है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? यही सवाल कि क्या ये आग सिर्फ एक प्रतीक है, ये हमें पौराणिक कथाओं से उठाकर सीधे एक साइंस लैब में ले जाता है। क्या होलिका दहन जैसी परंपराओं में सिर्फ एक मैसेज छिपा है या कुछ और भी है जो हमारी आंखों से ओझल है? तो लखनऊ में नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स ने इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। उन्होंने एक बंद कमरे में हवन सामग्री का धुआं करके एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इस हवन सामग्री में कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं। तो जब उन्होंने सिर्फ आम की लकड़ी जलाई तो हवा के बैक्टीरिया पर कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उस लकड़ी में हवन सामग्री मिलाई गई, नतीजे चौंकाने वाले थे। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उस कमरे की हवा में मौजूद बैक्टीरिया 94% तक कम हो गए। 94%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इससे पता चलता है कि इस धुएं में बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल गुण हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका असर सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं था। 24 घंटे बाद भी बैक्टीरिया का लेवल 96% तक कम बना रहा।
इतना ही नहीं, पूरे 30 दिन बाद भी उस कमरे में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए गए। मतलब ये औषधीय धुआं कितना लंबे समय तक असरदार रहता है। तो अब इन सारी अलग-अलग बातों को, मतलब परमिशन, कहानी और साइंस, इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ठीक है, इस धुएं में औषधीय गुण हो सकते हैं, लेकिन आखिर है तो ये धुआं ही, और किसी भी तरह का धुआं हमारे फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये एक ऐसी बहस है जो अभी भी चल रही है। तो हमने क्या देखा? ये जो पब्लिक सेलिब्रेशंस होते हैं, ये सिर्फ एक दिन की पार्टी या मौज मस्ती नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा ताना बाना है, जिसमें आज के ज़माने के नियम कानून, हज़ारों साल पुरानी कहानियों के गहरे मतलब और साइंस के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स सब एक साथ बुने हुए हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम अपनी पुरानी परंपराओं को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि हमारी ऐसी कितनी ही भूली बिसरी रस्में होंगी जिनमें ना जाने और कितने गहरे राज, कितना ज्ञान छिपा होगा, जो बस हमारे खोजने का इंतजार कर रहा है।